मैं खलील अहमद एडवोकेट, हाई कोर्ट, हैदराबाद, तेलंगाना। इस वीडियो में मैं एनआरआई ओसीआई के जरिए खरीदी गई जमीन, जो एग्रीकल्चर की होने दीजिए या फार्म लैंड्स होने दीजिए, उसका किस तरह कानूनी हल निकाला जाता है उस ताल्लुक से बताऊंगा। क्योंकि इससे पहले के वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा और हमको कई फोन्स आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, दुबई से, सऊदी से, कई ममालिक से आ रहे हैं कि हमने फार्म लैंड खरीदी है, हमारी एग्रीकल्चर की लैंड हमने खरीदी है और उसको किस तरह हल करना। अभी थोड़ी देर पहले ही की बात है कि एक दुबई से भी फोन आया था। तो इन तमाम फोन कॉल्स को मद्देनजर रखते हुए मैं वो कानूनी तरीका बता देना चाह रहा हूँ। अगर गलती से भी, अगर जानते या अनजाने में कोई एनआरआई होने दीजिए या ओसीआई होने दीजिए, इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म लैंड या फ्रूट प्लांटेशन फार्म्स खरीदते हैं, तो वो सरासर फेमा वायलेशन होता है और इलीगल है इस तरह की जायदाद की होल्डिंग। तो अगर अनजाने में खरीद लेते हैं तो क्या कानूनी इसका हल हो सकता है या नहीं। तो वो वही कानूनी हल हम इस वीडियो में बताएंगे। और सबसे पहले ये बताएंगे कि एनआरआई कौन है। हिंदुस्तान में जो शख्स 182 डेज से कम रहता है, यानी 6 महीने से कम अरसे तक हिंदुस्तान में रह के बकिया साल जो बाहर रहता है वो एनआरआई है। और 4 सालों में 365 दिन अगर हिंदुस्तान में नहीं रहा तो वो भी एनआरआई है। अब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बताना यह है कि जो कोई भी बाहर के मालिक को जा रहे हैं और वहां पर शहरियत हासिल कर ले रहे हैं, सिटीजनशिप, तो वो लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाते हैं। तो ये बात साफ हो गई कि एनआरआई कौन है और ओसीआई कौन है। और बहुत सारे एनआरआई जो दुबई में, सऊदी में, कतर में, गल्फ कंट्रीज में या फिर दीगर ममालिक में रहते हैं, ये लोग जानते नहीं हैं कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बहरहाल खरीद लिए हैं अब तक, और जिन्होंने खरीदा है बहुत सारे लोगों ने हमको फोन पर पैदा किया, हमने अभी बताया था। तो फिर उनके लिए कानूनी हल क्या है। तो पहली बात यह है कि ये फेमा का वायलेशन है और बगैर किसी के इल्म के अगर नाला कन्वर्शन करते हैं तो क्या उसके नतायज होते हैं। अगर बगैर किसी के इल्म के नाला कन्वर्शन भी करते हैं तो ये भी ऑफेंस है और इस पे सजा होती है, यानी सजा से मुराद जुर्माना होता है जब भी मालूम होगा। और सबसे बड़ी कानूनी उलझन यही है कि जो एनआरआई ओसीआई एग्रीकल्चरल लैंड फार्म लैंड्स खरीदे हैं, उनका टाइटल क्लियर नहीं है, वल्नरेबल टाइटल है। और फिर इश्यूज आते हैं टाइटल रिलेटेड और खरीदने वाले को जोखिम उठाना पड़ता है। तो उसका सही कानूनी हल यही है कि पहले आपको अब मालूम हो गया है कि आप एनआरआई हैं और आपने इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड या फार्म लैंड खरीद लिए है और उसकी होल्डिंग आप रखते हैं, तो कानून के दायरे में आपको चाहिए कि पहले आप आरबीआई से रुजू होना कंपाउंडिंग के लिए, क्योंकि ये फेमा वायलेशन हुआ है। तो आरबीआई देखती है कि आपने पैसा कहाँ से लाया, किस तरह लाया, एनआरआई अकाउंट या एनआरओ अकाउंट से लाया है या नहीं लाया है। अगर नहीं लाया है तो फिर सोर्स ऑफ जो परचेज है वो बताना पड़ेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए आरबीआई
0.5% से 2% तक पेनाल्टी इम्पोज करके आपको डायरेक्शन देती है कि भाई आप ये जमीन इंडियन को बेच दीजिए। तब अगर आप बेच देते हैं तो आपका सेल सही होता है और वो वैलिड होता है और आपको आइंदा किसी कानूनी उलझन का शिकार नहीं होना पड़ता। या आप किसी को गिफ्ट भी दे देते हैं इंडियन को, शर्त यह है कि इंडियन को देना है, एनआरआई को भी नहीं दे सकते, आप ओसीआई को भी नहीं दे सकते। तो वो ट्रांजैक्शन भी बिल्कुल आपका वैलिड रहेगा। और जैसे ही ये इंडियन के नाम पे ट्रांसफर होंगी जायदाद सेल के जरिए या फिर गिफ्ट के जरिए, तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग हो गई है तो रजिस्टर्ड सेल डीड कराते हैं और फिर नाला के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड असेसमेंट होता है और ये वैलिड होता है। अगर ऐसा नहीं कराते हैं और आप सेल कर देते हैं या फिर नाला कर देते हैं, कल बात आगे बढ़ जाती है, हुकूमत के इल्म में आ जाती है, तो इसका जुरिस्डिक्शन ईडी को आता है, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। अब आरबीआई से बात निकल जाती है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आप पर कॉग्निजेंस लेता है, एक्शन लेता है। पहले नोटिस इशू होती है, फिर उसके बाद में फिर उसका जवाब देना पड़ता है आपको। उसके बाद में फिर कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। लगाने के बाद ईडी गौर करती है, करने के बाद 300% फाइन तक आपके जो सेल डीड की वैल्यू है उस पर 300% ऐड करके कंपाउंडिंग करती है। तो जो भी लोग अगर इस तरह का होल्डिंग रखते हैं एग्रीकल्चरल लैंड की, चाहे वो ओसीआई होने दीजिए, चाहे वो एनआरआई होने दीजिए, अव्वल वक्त में कंपाउंडिंग के लिए रुजू हो जाइए। और जितनी जल्दी अगर आप आरबीआई से रुजू होंगे किसी काबिल वकील के जरिए जो फेमा मैटर्स में काबिलियत रखता है, ऐसा नहीं कि हर कोई वकील नहीं कर सकता है मामले, ये फेमा में जो काम करते हैं फेमा रिलेटेड मैटर्स, उनसे रुजू होकर यहाँ पर आरबीआई से कंपाउंडिंग के लिए अप्रोच होइए ताकि कम से कम फाइन हो सके। अगर लेट हो गई और मामला ईडी तक चले गया तो 300% फाइन लग सकता है। तो हम बताना यही चाहते हैं कि जो मन में सवालात आ रहे थे ये ओसीआईस के एनआरआईस के कि क्या हम कंपाउंडिंग कराने के बाद में एग्रीकल्चरल लैंड की होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप नहीं कर सकते कंटिन्यू। आपको प्रॉपर्टी इंडियन के नाम पे ट्रांसफर करना है, आइदर सेल डीड और गिफ्ट डीड, ये दो के सिवाय तीसरा रास्ता नहीं है। और एक अहम बात बताना चाह रहा हूं कि जिन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड एनआरआई होने से पहले अगर खरीदी है इंडिया में, तो वो भी जैसा ही एनआरआई होते हैं उसकी होल्डिंग नहीं रख सकते। एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो लैंड ये विरासत में मिली है आपको एग्रीकल्चर की, और ऐसी जमीन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं।